चलिए सीधा आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रमोशनल सेरेमनी का आयोजन किया गया है। आए और इतनी खुशहाली लेकर आए। थैंक यू मैस्कॉट, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मैस्कॉट का। एक दूसरे का साथ है, खेल से ही बनेंगे हम, खेल से ही आगे बढ़ेंगे हम। जया विजय और हमारा अपना धाकर। और इन तालियों को, आपके जोश को देखकर इस शाम में और भी ज्यादा आनंद आ रहा है हमें। अब मैं आपको एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाना चाहूंगी। अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो लोग जो उन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, सचमुच लीडर्स वो होते हैं। और आज आपके सम्मुख हम एक ऐसी सोच धारा को रखने वाले हैं जो सचमुच अनोखे ही हैं। अनोखे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे पहले कभी भी किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि हाँ, खेलों को जितना चाहिए उतना मिलेगा, खिलाड़ियों को जो चाहिए वो मिलेगा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट के लिए सबसे बड़ा अमाउंट अगर उन्होंने किसी ने भी रखा है तो वो है ये 6 करोड़ का कैश प्राइज हमारे गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं। 4 करोड़ का प्राइज हमारे सिल्वर मेडलिस्ट के लिए, 2.5 करोड़ का प्राइज हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए। और हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई मेडल जीत के आते हैं ना, उनको सम्मान दिया जाता है, पर ऐसा कब और किसने सोचा है कि आपको तैयारी के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, उस जोश के लिए, उस तैयारी के लिए अमाउंट दी जाए। जी हाँ, हमारे बीच एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं और ये कहना चाहेंगे कि देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 5 लाख की घोषणा की है और प्रेजेंट किया है उन युवाओं के नाम जो कि ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे बीच जिनके नेतृत्व के साथ इस खास खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ हरियाणा में हो रहा है और इस भूमि के युवा खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहित दिया जा रहा है, वो आज हम सभी के सम्मुख हैं। और मैं चाहूंगी कि उनके शब्दों के साथ हम इस शाम को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां हो जाएं माननीय श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी। आप सभी के तालियों के बीच आज इस शाम में रचने वाले हैं एक नया गीत। सोच रहा हूं कि उत्साहवर्धन कैसे होगा। जोरदार एक जयघोष, भारत माता की। छत पर आवाज पहुंची क्या? नहीं पहुंची अभी। भारत माता की। धन्यवाद। मित्रों, आज आगाज हो रहा है खेलो इंडिया कार्यक्रम का, और इस अवसर पर हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री माननीय श्री बनवारी लाल जी। और उत्साह और उमंग से हम सबके मन में खेलों के प्रति एक ज्वाला जगाने वाले, एक उत्साह भरने वाले, जिस प्रकार से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, ऐसे हमारे बहुत युवा, होनहार, साहसी, ऊर्जावान हमारे खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, यहाँ के गुरुग्राम के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ के हमारे विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, इस शहर की मेयर, प्रथम नागरिक जिनको हम कहते हैं, बहन मधु आजाद जी, हमारा पूरा खेल विभाग, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खेल विभाग श्री महावीर सिंह जी, निदेशक खेल विभाग श्री पंकज नयन जी, डिविजनल कमिश्नर इस इलाके के श्री राजीव रंजन जी, मंडल आयुक्त हैं श्री संजय जून जी, और यहाँ की हमारी पुलिस कमिश्नर
श्रीमती कला रामचंद्रन जी, उपायुक्त गुरुग्राम श्री निशांत यादव जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ हर लेवल के खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य, वो भी यहाँ उपस्थित है। मैं सामने दीपा मलिक जी देख रहा हूँ और हमारे यशपाल सोलंकी जी, जूडो के हमारे अर्जुन अवार्डी हैं। दीपा मलिक जी तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, किस किस ख्याति की मालिका बनी है। तो इस नाते से खेल प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज का ये अवसर एक प्रकार का उस संदेश देने का ये अवसर है जो जिस अवसर की हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तो ये जो अवसर खेलो इंडिया हरियाणा को जिसका सौभाग्य मिला है उसको होस्ट करने का, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम जैसे जानते हैं कि कोविड का ये जो एक बहुत ही ऐसा एक दर्दनाक एक अवसर हमें देखने को मिला, पिछले 2 वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन मुकाबला भी कर रहे हैं। उस मुकाबले में, उस लड़ाई में हम जीते भी हैं और जीत करके सफलतापूर्वक बाहर निकलने में भी हम सफल हुए हैं। कि ठीक है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चौथी लहर भी चल रही है, लेकिन अब समय ने सिद्ध किया है कि चौथी लहर भी हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने हर प्रकार के इंतजाम अपने कर लिए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मेडिसिन, हमारे संसाधन, हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स, वो सब मजबूती से खड़े हैं। उस फेज में से हम बाहर निकले हैं और अंतोगत्वा ये देश का जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इससे पहले 3 हुए हैं, तो इस चौथे खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 7 मई को पंचकुला से इसका आगाज किया है। वहाँ इसका जो लॉन्चिंग कार्यक्रम हो गया है। आज एक जिसको कहेंगे कि प्रमोशनल इवेंट है, क्योंकि एनसीआर एरिया में, चाहे वो हमारा कैपिटल दिल्ली है, चाहे एनसीआर एरिया का ये सब क्षेत्र है, यहाँ भी इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का 2 दिन बाद ही आयोजन कर लिया हमने, और इसमें जैसा अभी हमने देखा है कि हमारे लोगो का लॉन्च हुआ, हमारे थीम गीत का लॉन्च हुआ है, जर्सी का भी अभी प्रदर्शन किया जाएगा, जो जर्सी एक तय की गई है खिलाड़ियों के लिए, और इसी प्रकार से शुभंकर है। फिर हमने मस्केट और ये जो सब देखे हैं, धाकड़, मास्केट, ये जितने भी मस्केट और धाकड़, एक मनोरंजन का भी वातावरण उससे बनता है। पूरे उस परिसर में इनका भी अपना एक योगदान होगा। तो इसका हमने आज लॉन्च किया है और ये इंतजार जो है अभी ये खत्म हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम लोग 10 मई में अपनी बातचीत कर रहे हैं। आने वाले 4 जून को देखा जाए तो 25 दिन बाकी बचे हैं, और अगर इसको घंटों में बदलते हैं तो 600 घंटे बाकी बचे हैं। जब घंटों की गिनती, उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, खास करके आयोजकों की, कि जितनी बड़ी संख्या में आयोजक इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। उन सब 8,500 लोगों को 10 दिन तक उनको ठहराना है, उनकी आवासीय व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सरकार का हर एक विभाग उसमें लगेगा। और उसमें न केवल सरकार के लोग बल्कि कुछ एनजीओज वो भी लगेंगी। कुछ संस्थाओं को हमने जो एक्सपर्ट हैं उनमें उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है ताकि वो भी उसमें काम करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को बाहर से आने वाले को, देश भर के सब प्रांतों जब आएंगे तो हर प्रकार की आवश्यकता उनकी रहती है। अलग अलग खान पान भी रहता है, अलग अलग मौसम से सब लोग आते हैं, अलग अलग रहन सहन का तरीका होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए और व्यवस्था में, प्रबंध में कोई कमी ना आ जाए, आओ भगत हम लोग उनकी मेजबानी पूरी कर सके, ये सारा प्रबंध जो है ये किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये केवल पंचकुला में ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इवेंट्स उसके अलावा भी, जैसे चंडीगढ़ में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके परिसर में भी तीरंदाजी और फुटबॉल के खेल वहाँ होंगे।
और अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक, ये अंबाला में होगी। तैराकी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा तैराकी का जो एक प्रावधान किया गया है वहाँ, वो भी नया जो है वो परिसर बना है। शाबाद में हॉकी और साइकिलिंग, हॉकी का क्योंकि केंद्र अपना शाबाद का ही जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है, और वो तो सीधा सीधा समर्पित हमारे संदीप सिंह जी को है, क्योंकि संदीप सिंह जी भी शाबाद के ही रहने वाले हैं, और हॉकी की टीमें जो निकलती हैं उसमें अधिकांश खिलाड़ी हमारे शाबाद क्षेत्र के ही होते हैं। दिल्ली में भी शूटिंग का कार्यक्रम वो दिल्ली के अंदर चलेगा, ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है, इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे, न केवल खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी, हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के वहाँ पहुँचें, हर जिले से, खास करके विद्यार्थी, खिलाड़ी, इन सबको हर दिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग खेलों के हिसाब से रुचि रखने वाले, उसका पूरा टाइम टेबल छपेगा, तो वहाँ लेकर के जाएंगे। दर्शक जितने उत्साह वर्धन करते हैं खिलाड़ियों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दर्शक अच्छे हों, दीर्घा में बैठने वाले लोग, खेलों का आनंद लेने वाले लोग जिस उत्साह में होते हैं, खिलाड़ी भी उसी उत्साह में होता है। उत्साह तो करने वाले को जो देखता है उसके कारण से ज्यादा बढ़ता है। मानो मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, ये भाषण तभी हमको आनंद आता है, सामने बैठे हुए तालियां बजाएंगे, भाषण सुनेंगे, तब आनंद आता है। और अगर हम भाषण करते रहे और सामने यानी या तो हो कोई नहीं, और हो है तो चुप करके बैठा है, हाथ पाथ रख करके कुछ नहीं करता है, तो भाषण देने वाले को भी कोई आनंद तो नहीं आता कि आनंद आया। लेकिन उत्साह वर्धन खिलाड़ियों का भी ऐसे ही होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा संख्या में इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और अपना भी उसमें लाभ होता है। अपना लाभ यानी मनोरंजन तो होता ही होता है, बहुत सी चीजें देख करके भी आदमी सीखता है। केवल अभ्यास तो करने की बात बाद में आती है, पहले रुचि जागती है देखने से। तो हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो ज्यादा वहां जाएं और इन खेलों को वहां देखेंगे, तो उसका आनंद उनको अपना आएगा, उसका लाभ भी उनको होगा। तो इस प्रकार से खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ ये होने जा रहा है, और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि इस बार ये गेम मेजबानी का जो अवसर है वो हरियाणा को दिया है। कोई भी प्रदेश जाके ला सकता था, लेकिन हरियाणा को ये अवसर मिला है, और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों का ये अवसर शायद संदीप सिंह जी इस पर बताएंगे कि पहली बार शायद हमको मिल रहा है। तो हम इस अवसर को गंवाएंगे नहीं। इसमें जितना यानी ज्यादा भूमिका हमारी जो अच्छी से अच्छी भूमिका है उसको हम निभाएंगे, और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये भी पदक लाने में सबसे आगे रहेंगे। अगर हमको ध्यान हो तो खेलो इंडिया 2020 का जो हुआ था उसमें हरियाणा का स्थान दूसरा स्थान रहा था, और कुल 200 पदक हमारे खेलो इंडिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए थे। बहुत बड़ी टैली थी 200 पदक की। और इस बार तो क्योंकि मेजबान हैं, पदक तो खेल के ही लेना है, छीन के तो लेना नहीं है, लेकिन खेलने में हमारा अपना क्षेत्र हो, हमारे अपने खिलाड़ी हों, तो मैं चाहूंगा कि इस बार हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए। ये सब खिलाड़ियों को एक उस प्रकार का असर जाता है। हरियाणा की धरती, ये मिट्टी ऐसी है, इस मिट्टी में खेल रमा हुआ है। गांव गांव के अंदर हम देखते हैं अखाड़े बने हुए हैं, खेल के छोटे छोटे मैदान हैं। मिट्टी के अंदर खेलने का, खेल खेल करके अपने शरीर को बलशाली करना, ये परंपरागत है यहाँ। और मैं तो ये कहा करता हूं कि जैसे हमारी मिट्टी कृषि भूमि है, हम कृषक प्रदेश हैं, तो कृषि प्रदेश होने के नाते से मिट्टी हमारी सोना उगलती है कृषि उपज के रूप में, वहां तो उपजता है सोना। लेकिन हमारा खिलाड़ी देश दुनिया में खेल करके सोना जीत के भी लाता है। तो सोना उगाना और सोना जीत के लाना ये हरियाणा की फितरत है। इसके अंदर हमने जैसे पदक तालिका अपनी देखी है, तो उसमें टोक्यो ओलंपिक में इस बार 7 में से 3 पदक ये हरियाणा के थे। आबादी हमारी सिर्फ 2% है, देश की आबादी 130 करोड़, हम 2 करोड़ 80 लाख हैं, 2 करोड़ 90 लाख, इतना ही कह सकते हैं। तो 2 नहीं तो 2.25% है। लेकिन 7 में से 3 पदक लाना माने कितना हो गया? ये 40% हो गया। कहाँ 2%, कहाँ 40%। इसलिए मित्रों, ऐसे ही हमने पैरालंपिक में भी 19 में से दीपा 6, 19 में 6 आए थे ना,
अब तो 6 पदक माने 1/3 ये भी हमने लिए हैं। इसी प्रकार एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें तो कमाल ही था, 17 में से 13 पदक हरियाणा के आए थे, सिर्फ 6 छोड़े थे हमने। एशियन खेल में इतनी बड़ी हमारी देश और दुनिया के लोग रिसर्च करने के लिए निकले हैं कि हरियाणा में इतने पदक कैसे आते हैं। जब ये ओलंपिक गेम्स हुए तो गुजरात के वहां से हमको फोन आया कि हम अपने कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को, जो खेल विभाग के लोग हैं, उनको आपके यहाँ भेजना चाहते हैं, आप जरा उनको बताइए कि इतने पदक कैसे ले लेते हैं आप लोग। 15 दिन तक गुजरात की टीम यहाँ बैठी रही और प्रदेशों के लोग भी आके पूछते हैं। देखिए, खेलना आसान भी नहीं है, लेकिन उससे पहले शरीर को बलशाली होना। हरियाणा में दूध दही का खाना, ये एक मशहूर कहावत है। हमारे बालकों का, नौजवानों का खाना पीना ये बड़ा मजबूत है और उसके कारण से हमको भी निर्णय लेने पड़ते हैं। पिछले साल उन्होंने कहा कि 250 रुपये मिलते हैं खाने के। मैंने कहा 250 में पूरा हो जाता है क्या? कुछ ने तो कहा हो जाता है, कुछ ने कहा ना जी थोड़ी कमी रह जाती है। मैंने कमी रह जाती है, 250 को 400 कर दो। तो हमने 400 रुपये प्रतिदिन, एक अच्छा अफसर जो है वो 400 रुपया दिहाड़ी कमाता होगा, लेकिन 400 रुपये खिलाड़ी को केवल उसके खाने के लिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि वो अपने शरीर को बलशाली बनाए। बलशाली बनाएगा फिर अभ्यास करना। तो अभ्यास करने के लिए हम लोगों ने उसमें निरंतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है। 526 करोड़ रुपया हमने जो है पिछले साल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं, 526 करोड़ रुपए। और उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्विमिंग पूल, जिसका हम उपयोग करेंगे, वो बना है। इसी प्रकार पंचकुला के अंदर राष्ट्रीय स्तर का जो ये हमारा खेल परिसर बना है, पंचकुला का परिसर प्रदेश भर का सबसे बढ़िया परिसर ये है। इसी कारण से हमने खेलो इंडिया की मेजबानी वहां ली है। राज्य स्तरीय भी 3 हमारे परिसर हैं, 31 हमारे जिला स्तरीय खेल परिसर हैं, 13 हमारे उपमंडल खेल परिसर हैं, खेल परिसर हैं वो 163 हमारे तैयार हैं, 163 हैं। और इसमें अभी भी हम कहते हैं कि और बढ़ाओ। हाँ, मैपिंग करनी चाहिए। जो संदीप सिंह जी ने बताया, खेल विभाग इसकी मैपिंग कर रहा है, किस इलाके में कौन सी जगह कौन से खेल के खिलाड़ी ज्यादा वो खेल पाएंगे। कहीं फुटबॉल खेलेंगे, कहीं तो हॉकी है, तो कहीं वॉलीबॉल है, कहीं बैडमिंटन है, कहीं इस प्रकार के खेलों का, अलग अलग खेलों के जो रुचि के हिसाब से उन परिसरों को हम बढ़ाएंगे, जिसमें शरीर का बल ये भी उसके अंदर पूरा लगे। अभी अंबाला के अंदर जो 115 करोड़ रुपए लगा करके फुटबॉल का एस्ट्रोटर्फ और एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक, ये भी उसमें वहां बनाया जा रहा है। और खिलाड़ियों का ये भी रहता है कि आखिर खेल पूरे होने के बाद लगता है कि अब खेल की आयु, क्योंकि खेल की एक आयु होती है, कोई उसको 30 साल तक एंजॉय करता है, कोई 35 तक एंजॉय करता है, बाद में उसको भी जीवन यापन कुछ ना कुछ करना है। अब सारी उम्र खेल करके तो वो अपना बिता नहीं सकता है, और खेलते हुए उसकी कई बार पढ़ाई वो थोड़ा सा गौण हो जाती है, साइड हो जाती है। नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू कर दी। अब मेरिट पर देने का अपना एक उसका एक लाभ है हमको, मिशन मेरिट, ये भी हम खत्म नहीं करेंगे। तब ये विषय आया कि खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दी जाए। तो हमने ग्रुप डी में 10% की रिजर्वेशन दी है खिलाड़ियों को, ग्रुप सी में भी 3% रिजर्वेशन दी है। ए और बी मेडल विनर्स जो आएंगे उनको स्पेसिफिक मेडल के लिए स्पेसिफिक नौकरी, ये ए और बी तय कर दी है। और इसके अंदर भी हमने 156 खिलाड़ियों को ये जो ए बी सी का जो हमारा रिजर्वेशन है या मेडल के हिसाब से उनको खिलाड़ियों को नौकरी दी है। ग्रुप डी की वो तो बहुत अधिक हैं, अलग से हैं, और इसके लिए खेल विभाग में 550 पद भी हमने सृजित कर दिए हैं। अभी तो इतना है कि 550 तक अगर पद लाते हैं तो ऑटोमेटिक मिलेंगी। कल को अगर पद इससे ज्यादा हो जाए, हम चाहते हैं कि और ज्यादा हो, तो ये 550 तक सीमित नहीं रखेंगे, ये अगर 1100 करने पड़ेंगे तब भी कर देंगे।